और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सोनभद्र से आ रही है इस बीच ये बड़ी खबर, आपको बता दें बॉयलर का ढांचा गिरने से हादसा हुआ है। यह हादसा हुआ है सोनभद्र से आ रही बड़ी खबर। हादसे में 13 मजदूर घायल हुए, 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सोनभद्र में दर्दनाक हादसा, लैंको कंपनी के थर्मल पावर प्लांट में दुर्घटना हुई है। बता दें आपको ये बड़ी खबर आ रही है सोनभद्र से। तो फिलहाल इस दुर्घटना में घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के जांच के निर्देश दे दिए हैं कि हादसा कैसे हुआ है, घटना की तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए, मुख्यमंत्री के निर्देश यहां पर। तो बता दें आपको बॉयलर का ढांचा गिरने से यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है हादसे में 13 मजदूर जो हैं वो घायल हुए हैं, 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जिस दौरान ये बॉयलर का ढांचा गिरा, वहां मजदूर मौजूद थे। लैंको कंपनी के थर्मल पावर प्लांट में ये दुर्घटना, ये दर्दनाक दुर्घटना जो है हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना को संज्ञान में लिया है। बता दें आपको अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल और असम में 2 चरणों के मतदान के बाद अब अगले चरण के लिए चुनावी घमासान चरम पर है, जिसके लिए पार्टियों के बड़े बड़े धुरंधर चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं, जिनकी ओर से रैलियों और साथ ही जनसभाओं के लिए लगातार वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बंगाल दौरे पर हैं। उनके दौरे का जो बंगाल में दूसरा दिन है, अपने दौरे के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ कई रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी का ये बंगाल दौरा इसलिए भी कई मायने रखता है क्योंकि 6 अप्रैल को बंगाल में तीसरे चरण का मतदान होना है। चलिए बात करेंगे कोरोना की, जो कि डरा रहा है पूरे देश को, पूरे विश्व को। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण उत्तर प्रदेश में दोबारा काफी गति पकड़ चुका है। मार्च के बाद अप्रैल में भी इसके संक्रमण की गति काफी तेज हो गई है। अप्रैल में बीते 24 घंटे में 3187 नए संक्रमित सामने आए हैं और इसमें अकेले 1041 संक्रमित राजधानी लखनऊ से ही हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के लगातार प्रयास के बाद भी नए संक्रमितों की जो संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पहले तो माना यह भी जा रहा था कि होली के पर्व पर बाहर से आए लोगों के कारण संख्या बढ़ रही है, लेकिन होली के 4 दिन के बाद भी मामला जो है वो बेहद गंभीर होता जा रहा है। प्रदेश सरकार कोरोना वायरस संक्रमण की जांच कराने के साथ वैक्सीनेशन पर भी काफी जोर दे रही है। इसके अलावा प्रयागराज जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में भी एकाएक मामले बढ़ रही हैं, जिसने चिंताएं यहां पर काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। अनूप सिंह संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, क्योंकि कोरोना महामारी ने एक बार फिर से यू टर्न मारा है और पूरे देश में, हर राज्य में इसकी स्थिति जो है बेहद खराब हो गई है, उत्तर प्रदेश में कैसे हाल बने हुए हैं? देखिए अंजलि, लगातार सरकार प्रयास भले ही कर रही हो कोरोना संक्रमण का चैन टूटे, लेकिन लगातार चौंकाने वाले आंकड़े अंजलि आ रहे हैं। लखनऊ में कल आपने देखा होगा 24 घंटे में 1041 मामले नए आए हुए हैं। जाहिर सी बात है कल उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में 14 लोगों ने जान दम तोड़ दी है कोरोना से संक्रमित लोगों ने। तो ऐसे में हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं अंजलि, क्योंकि जिस तरीके से बाहरी राज्यों से आने की जिस समय ये सूचनाएं मिली थी कि बाहरी राज्यों में स्थिति खराब है, उत्तर प्रदेश में एहतियात बरता जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई थी और कई इंतजाम किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग भी इस पर डटकर मुकाबला कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग बस अड्डे पर पहुंचे या फिर तमाम जो प्रतिष्ठान वहां पर पहुंचे थे, तब वहां पर लापरवाही देखने को मिली थी और अपने चैनल ने लापरवाही दिखाई भी थी। शायद उसी का खामियाजा है कि उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन चौंकाने वाले जो आंकड़े आ रहे हैं। लगातार हर तबके के, आप अभी थोड़ी देर पहले सूचना आई जो फिल्म स्टार अक्षय कुमार को भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यानी जिस तरीके से अभी पता कुछ दिन पहले एक अयोध्या में शूटिंग चल रही थी राम सेतु फिल्म की, लगातार इस तरीके से जो बड़े लोग हैं चाहे छोटे तबके के हर वर्ग को लगातार कोरोना संक्रमण
जो एक फैल रहा है उसको लेकर बहुत हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और लगातार जिला अधिकारियों को, कप्तानों को, चाहे डीजीपी एचसी अवस्थी हैं, वह मीटिंग में शामिल होते हैं। लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि उन जिलों में, जिन जिलों में कोरोना फिर से एक बार रिटर्न हुआ है, वहां पर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लेकिन अंजलि, लापरवाही पहले हो चुकी है, शायद इसी वजह से जो आंकड़े लगातार चौंकाने वाले आ रहे हैं। लखनऊ में यहाँ से स्वास्थ्य महकमा पूरा चलता है, स्वास्थ्य सिस्टम यही चलता है, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर जब चौंकाने वाले इस तरह के आंकड़े हैं तो बाकी प्रदेश की क्या हालात होंगे अंजलि? जाहिर तौर पर, लेकिन समझना यह भी होगा वैक्सीनेशन को लेकर व्यवस्थाएं, वैक्सीनेशन को लेकर जो लक्ष्य तय किया गया है वो कितना पूरा यहाँ पर हो पा रहा है, क्योंकि अब तो 45 साल से ऊपर वाले हर शख्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर भी क्या कैसी तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं और उसी के पैरेलल जो रिकवरी रेट है वो कम हो रहे हैं। बिल्कुल अंजलि, सही कह रही है। वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, और जो जिस तरीके से म्याद थी कि 200 व्यक्ति एक बूथ पर वैक्सीनेशन करेंगे और स्वास्थ्यकर्मी लगाएंगे, उसको भी तोड़ दिया गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। अब तो स्वास्थ्य विभाग ने यह भी तय कर दिया है कि हर विभाग के, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर जो और कर्मचारी हैं सचिवालय विभाग के या फिर वकील तबके के या फिर अलग अलग जो उसके दिन बांट दिए गए हैं कि फला दिन वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। सरकार की एक पहल है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो और ज्यादा से ज्यादा जांच के दायरे बढ़ाए जाएं, ताकि उत्तर प्रदेश समेत जितने भी जिलों में जिस तरीके से वो कोरोना संक्रमित लोग घूम रहे हैं, जो कोरोना फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उनका जो उनके टेस्ट हो जाए, उनको चिन्हित किया जाए और उनको आइसोलेट किया, होम आइसोलेट किया जाए या फिर उनका इलाज कराया जाए, ताकि जो कोरोना की चैन है वो टूटे। और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जब बढ़ जाएगी तो ऐसे में वो लोग सुरक्षित हो जाएंगे। उनको भी फिलहाल कहीं ना कहीं ये सब होने के बावजूद भी सरकार ये इस बात को अपील लोगों से कर रही कि कोरोना कायदे कानून का पालन तब भी करना अनिवार्य हुए। वैक्सीन लगने के बाद भी आपने देखा होगा अंजलि की बाजारों में लोग, उनके अंदर भय नहीं है, बिना मास्क के घुमा करते हैं, उनके अंदर भी जागरूकता की कमी आई है। ऐसे में जागरूकता की जो कमी है वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है। सभी को कोरोना कायदे कानून का पालन करना चाहिए, तभी जाके जो पहले तरीके से आपने देखा जो चैन टूटी थी एक बार फिर से वही स्थिति आ चुकी है उत्तर प्रदेश में अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर कोरोना से बचना है तो सावधानी भी जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क भी अनिवार्य है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मुख्तार पर कसा शिकंजा, क्योंकि बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह पर योगी सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। और इसी बीच पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें कि मुख्तार अंसारी को 8 अप्रैल को हैंडओवर देने की बात कही गई है, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई है। प्रदेश में बागी माने जाने वाले जिले बलिया के से योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के डीएनए पर ही सवाल उठा दिए हैं। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर कहा कि कांग्रेस का डीएनए विशेष रूप से इस्लामिक आतंकवादी है और वो उनके साथ खड़ी रही है। आज भी इसी कारण कांग्रेस अपने उसी चरित्र का निर्वहन करते हुए माफिया सरगना इस्लामिक आतंकवादी मुख्तार अंसारी के साथ खड़ी है। तो क्या है पूरा मामला? मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी में कई सारे गंभीर मामले विचाराधीन है। 2019 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक मामला पंजाब में दर्ज हुआ था। एक बड़े बिल्डर ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ रंगदारी मांगने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पंजाब पुलिस यूपी आई और अपने यहां दर्ज एफआईआर के अनुसार मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब गई, लेकिन मुख्तार के पंजाब की जेल में ऐशो आराम की खबरें आनी शुरू हुई। यूपी ने पंजाब से अपने यहां दर्ज केसों के सिलसिले में मुख्तार अंसारी को वापस करने की मांग करना शुरू किया, लेकिन पंजाब सरकार किसी न किसी तर्क के आधार पर वापसी को तैयार नहीं हुई। अपने स्तर पर बात ना बनते देख यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। पंजाब सरकार भी नामचीन वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट आ खड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार मामले में सुप्रीम फैसला सुनाया।
और मुख्तार को बांदा या फिर प्रयागराज में रखने पर विचार जारी है। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी मुख्तार किस जेल में रहेगा। हालांकि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं और मोहाली कोर्ट से वापस रोपड़ जेल भेजा गया है मुख्तार अंसारी। फिलहाल आपको बता दें, उगाही के मामले में मुख्तार को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था। और संजीव कपासिया संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। संजीव, क्योंकि अब मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार हैंडओवर करने के लिए तैयार यहां पर हो गई है, लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो संरक्षण मुख्तार अंसारी को मिल रहा था, जो ऐशो आराम की जिंदगी वो जेल के अंदर काट रहा था, वो सब इस कांग्रेस के सरकार के अंदर हो रहा था। और कांग्रेस कि जो सिद्धांत है वो ही साबित हो रहे हैं। इस तरीके के किसी एक जेल में बंद कैदी को इतने ऐशोआराम देने के पीछे आखिरकार क्या मंशा है कांग्रेस की? फिर बिल्कुल अंजलि, देखिए इस डीएनए की बात पर तो चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन बात करें उत्तर प्रदेश की मजबूत पैरवी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानूनी दाव पेचों में फेल होने के बाद पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। दोनों सरकारों के बीच में ये लड़ाई लगभग 1 साल से जारी थी और अब मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की सरकार को 8 अप्रैल को सौंपा जाएगा। यानी जो चिट्ठी लिखी गई है अपर मुख्य सचिव गृह पंजाब की तरफ से अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश अवनीश अवस्थी को, उसमें साफ तौर पर सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य कारणों का जिक्र है और साफ तौर पर कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा पूरी तरह से सटीक होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, उसकी जो तबीयत खराब है, उसकी जो बीमारियां हैं उनका भी ख्याल रखा जाना इसमें जरूरी कहा गया है। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस ने, पंजाब सरकार ने घुटने तो टेके हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, लेकिन जिस तरीके का मामला बिकरू कांड के बाद हुआ था, विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, उससे कहीं ना कहीं पंजाब सरकार आतंकित नजर आती है और पूरी तरीके से चिट्ठी में मेंशन किया गया है कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बखूबी की जाए। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का जिक्र आपने किया, आनंद स्वरूप शुक्ला, जो बलिया के रहने वाले हैं और बलिया को बागी बलिया के रूप में कहा जाता है, यानी बलिया से यदा कदा बयानों की बौछार होती है, चाहे वो आनंद स्वरूप शुक्ला हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह। साफ तौर पर कांग्रेस के डीएनए पर सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को इस्लामी आतंकवाद पसंद है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के जमाने में आतंकवाद खूब फला फूला है। मुख्तार अंसारी हो या फिर तमाम अतीक अहमद जैसे लोग, वो कांग्रेस और सपा और बसपा की सरकारों में लगातार अपना साम्राज्य खड़ा करने में सफल रहे। अब योगी सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है कि उत्तर प्रदेश से माफिया राज का समूल विनाश किया जाएगा और इसकी तैयारी इस बात से पता चलती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक एक छत्र राज चलाने वाले पूरे तरीके से माफिया उत्तर प्रदेश की जेलों में आने से बचते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस का सामना करने से डरते हैं। यानी पुलिस और सरकार का जो इकबाल योगी सरकार में बुलंद हुआ है, वो कहीं ना कहीं माफिया राज में उसे खलबली। अंजलि बिल्कुल संजीव, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि मुख्तार अंसारी को जब यूपी शिफ्ट किया जाएगा तो उसे कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि अभी 2 जो जेल हैं उनका यहाँ पर बार बार जिक्र किया जा रहा है, प्रयागराज या बांदा वहां पर। तो फिलहाल अभी क्या ऐसी जानकारी मिल पा रही है, उस दिन किस तरीके के पूरे सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर रहेंगे और इस पर अभी क्या विचार चल रहा है या इस पर फैसला हो चुका है? अंजलि देखिए, इस पर पूरी तरीके से फैसला आ चुका है। प्रयागराज की जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उन्होंने साफ कर दिया है कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाएगा, क्योंकि प्रयागराज की नैनी जेल में बंद गाजीपुर से सांसद अतुल राय ने साफ तौर पर आरोप लगाए थे, सरकार को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने मुख्तार अंसारी से अपनी जान का खतरा बताया था। वो इस समय प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है, यानी किसी तरीके की कंट्रोवर्सी उत्तर प्रदेश सरकार के जो फैसले हैं उनमें ना दिखाई दे, इसलिए पूरी तरीके से आदेश हुआ है कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। 8 अप्रैल को मुख्तार अंसारी बाकायदा पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को हैंडओवर करेगी और पूरी तरीके से सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जो चिट्ठी लिखी गई है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसको फॉलो करने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कपासिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया का आज दूसरा दिन है। नामांकन को लेकर उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यहां हो रहे नामांकन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। नामांकन करने पहुंचे उम्मीदवार एक दूसरे के
से बीच की दूरी अंतर नहीं दिखाई दे रहे हैं और सैनिटाइजेशन और हाथ धुलने के इंतजाम भी कहीं नजर नहीं आ रहे। हालांकि पुलिस और व्यवस्था में लगे दूसरे कर्मचारी लोगों को मास्क पहनने के लिए टोकते हुए जरूर नजर आए। और ब्यूरो चीफ लखनऊ अनिल के अंकुर जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। अनिल जी, नामांकन प्रक्रिया का दूसरा दिन है, जोश और खरोश यहां पर जरूर देखने को मिला नामांकन को लेकर, लेकिन साथ ही साथ यहां पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ती देखने को मिली। जी अंजलि, बिल्कुल ठीक कह रही है कि जो हालात हैं वो बहुत ही गंभीर हैं और जिस तरीके से शासन प्रशासन ने तैयारी की है, उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि जो भी आदमी नामांकन करने जा रहा है वो जो निश्चित रूप से कोरोना की गाइडलाइंस को पालन करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने भी गाइडलाइंस जारी की थी और ऐसे लोगों के खिलाफ जो इसको अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अगर हम अपने पड़ोसी जिले उन्नाव की बात करें तो वहां पे भाजपा नेता समेत 300 लोगों के खिलाफ उल्लंघन करने के आरोप में, नियम कानून उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इसी प्रकार अन्य जिलों से भी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं जहां पे जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो निश्चित रूप से सरकार संजीदा है और जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो इसमें एक्शन ले रहे हैं। एक चीज आप आपको बताना चाहेंगे अंजलि, ये चुनाव इतना रोचक हो गया है कि जहां बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी यहाँ पे नामांकन करा रही है, अब वहीं जौनपुर से एक सिने स्टार दीक्षा सिंह भी आ गई है चुनाव मैदान में। दीक्षा सिंह का बहुत कैरियर फिल्मों में शुरू हुआ अभी हाल में और उन्होंने नामांकन दाखिल किया है जिला पंचायत सदस्य के लिए। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव लड़ सकते हैं। जी जाहिर तौर पर, लेकिन नामांकन के दौरान जो उत्साहित यहाँ पर उम्मीदवार यहाँ पर दिख रहे हैं वहां पर किस तरीके से, अभी क्योंकि हर कोई ये चाह रहा है कि उनकी जीत यहाँ पर सुनिश्चित हो यहाँ पर अनिल जी, लेकिन फिलहाल क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ जमीनी मुद्दे, क्योंकि पंचायत चुनाव में जाहिर तौर पर एक मुद्दे जो होते हैं वो काफी ज्यादा हावी रहते हैं, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर यहाँ पर जीत अपनी सुनिश्चित यहाँ पर की जा सकेगी मुख्यतः? देखिए अंजलि, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। देखिए ये चुनाव होता है छोटी सरकार का। छोटी सरकार में जो मुद्दे होते हैं वो पड़कर मुद्दे उतने मायने नहीं रखते, ये स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। कल रामपुर के लोगों ने इस बात को लेकर के चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था कि वहां के पूर्व प्रधानों ने अब तक वहां के क्षेत्र का विकास नहीं किया, इसलिए वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ऐसा ही मुरादाबाद के भी एक गाँव से इस बात की सूचना आई थी कि वहां पे लोग चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे पूर्व के ग्राम प्रधान ने सड़क का निर्माण नहीं किया। तो निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा अहम होते हैं इस चुनाव में, क्योंकि छोटा इलाका होता है, उनकी छोटी जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा करके वादा करके लोग चुनाव लड़ते हैं और जब वो वादे पूरे नहीं होते तो जनता अपना आक्रोश इसी मौके पर दिखाती है, जो आज फिलहाल दिखना शुरू हो गया है। हालांकि इस चुनाव को जीतने के लिए प्रत्याशी इतने ज्यादा उत्साहित है कि तरह तरह के फार्मूले अपना रहे हैं। मतलब जो वोटर है, वोटरों के किसके यहाँ बर्थडे है, कि किसके यहाँ सालगिरह होने वाली है, किसका मुंडन होने वाला है, पूरी सूची लेकर के एक एक प्रत्याशी बारी बारी से जाता है उनके यहाँ, कोई ना कोई गिफ्ट देके आता है, कोई पायल दे रहा है, कोई बिछिया दे रहा है, कोई बिंदी दे रहा है, तो किसी न किसी रूप में प्रलोभन दिया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग इस बात पर नजर रखे हुए है कि वोटरों को लुभाने के लिए कहीं बड़े बड़े गिफ्ट तो नहीं दिए जा रहे हैं जो चुनाव आचार संहिता के दायरे में आते हो, इसकी भी निगरानी की जा रही है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां यहाँ पर जो नामांकन सेंटर्स है वहां पर उड़ाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी, तमाम चर्चा के लिए। बढ़ेंगे आगे। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि समर्पण अभियान, यानी मंदिर निर्माण के लिए चंदा पिछले 44 दिनों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए गए 44 दिन के निधि समर्पण अभियान में उम्मीद से कहीं ज्यादा दान मिला है और इस अभियान से 1000 करोड़ रुपए तक के समर्पण की उम्मीद की थी, लेकिन अब तक के आंकड़ों में ये 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जमा हुई है। इसमें विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है। तो बता दें आपको कि उम्मीद से ज्यादा ये निधि समर्पण जो है वो यहां पर मिल रहा है। 3500 करोड़ रुपए चंदा अब तक इकट्ठा हुआ है। 44 दिनों में 3500 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ है। निधि समर्पण अभियान जो 44 दिनों तक चला है,
अब इसका पूरा जो धन संचयन है वो किस तरीके से किया जाएगा राम मंदिर निर्माण को लेकर, हालांकि अभी इसमें विदेशी मुद्रा जो विदेशों से चंदा आया है वो इसमें शामिल नहीं है, उसके बाद ये राशि और भी ज्यादा हो जाएगी। जाहिर तौर पर देश में निधि समर्पण अभियान चलाया। और बीएस लाठी संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बीएस लाठी, क्योंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो चंदा इकट्ठा करने की पूरी प्रक्रिया चली पिछले 44 दिनों तक धन संचय कार्यक्रम की, उसको लेकर अब जो जानकारी मिली है कि काफी ज्यादा जो चंदा था, जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था, वो यहाँ पर आया और उसमें अभी विदेशी मुद्रा तो शामिल की ही नहीं गई है। 3,500 करोड़ तक का ये चंदा यहाँ पर आया है। लेकिन किस तरीके से राम मंदिर निर्माण को लेकर ये पूरा धन संचय किया जाएगा, पूरी तरीके से इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा, इसको लेकर क्या अभी तैयारियां हैं? देखिए अंजलि, जिस तरह से अभी 10 और 11 में जो नृपेंद्र मिश्रा है मंदिर ट्रस्ट के निर्माण के अध्यक्ष, वो 10 और 11 को बैठक है। अब तक 3500 करोड़ से ज्यादा चंदा आ चुका है, राम लला के खाते में जमा हो चुका। और रह गया अमेरिकी डॉलर की बात की जाए या विदेशों से जितना पैसा आया उसको भी जोड़ा नहीं गया है। और या चांदी और सोने की बात की जाए या हीरे जवाहरात की बात की जाए तो बाकायदा अभी राम लला के खाते में वो नहीं जोड़ा गया है, उसको अलग रखेगा। अगर मनी की बात की जाए तो 35 से अभी ये 10 दिन पहले की। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर राम लला के लिए जो चंदा आया है उसके लिए धन संचय जो है वो किया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।